हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं जेईई मेन 2025 सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर का केमिस्ट्री पोर्शन। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। बेसिसिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? बेसिसिटी यहाँ पर क्या होगी? टेंडेंसी टू गिव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम देखते हैं यहाँ पे लोन पेयर देने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसमें होगी। पहला है पिरिडीन, और इसमें ये हमें पता है नाइट्रोजन में ये इलेक्ट्रॉन बाहर शो किए हैं, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते रेजोनेंस में, और इन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं दीज आर लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा इस नाइट्रोजन के लिए? sp2। सेकेंड, अगर हम कंपाउंड में देखेंगे तो इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन है sp3 एंड इट इज ऑल्सो लोकलाइज्ड। ये भी यहाँ पे किसी तरह का कोई भी रेजोनेंस नहीं है। थर्ड हमारे पास में ऑप्शन है दिस इज पायरोल, और इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन करते हैं, तो यहाँ पर ये कंप्लीटली डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज का मतलब इन लॉन पेयर्स ने पार्टिसिपेट कर लिया हाइब्रिडाइजेशन के लिए, सो दे आर नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन। तो ये तो हमारे पास में सबसे लीस्ट बेसिक बनेगा। अब हम सबसे लास्ट की बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास में दो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन तो डीलोकलाइज्ड रहेंगे, डीलोकलाइज्ड, लेकिन जो ऊपर नाइट्रोजन प्रेजेंट है इसके इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते रेजोनेंस में। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है यहाँ पे? sp2, और इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम बोल सकते हैं दीज आर लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। तो हमने ये बोल दिया है कि sp3 हाइब्रिडाइज जो नाइट्रोजन होगा वो सबसे ज्यादा एसिड बेसिक होगा, इसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा होगी, तो B सबसे ज्यादा होगा, C सबसे कम होगा। अब हमारे पास में दो ऑप्शन बचते हैं A और D के बीच में। अगर हम A और D के बीच में कंपेयर करते हैं तो D ऑप्शन में आप देखिए, जब भी रेजोनेंस होगा तो यहाँ पर क्या होगा, इस नाइट्रोजन के अराउंड थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, एक पॉइंट पर आकर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज आता है तो इस पे इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी भी बढ़ जाएगी। तो A और D में से ज्यादा कौन होगा? D ज्यादा बेसिक होगा। तो अब हमारे पास में ये बन गया ऑर्डर, ये हम चेक करते हैं B D A C, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। व्हाट इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन? हाइड्रोजन की एसिडिटी का ऑर्डर क्या है? तो अब हमारे पास में ये चार कंपाउंड्स गिवन है ABCD, इनमें हम चेक करते हैं एसिडिटी ऑर्डर। एसिडिटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए हमारे पास में क्या रहेगा? कॉन्जुगेटेड बेस फॉर्मेशन, और उसमें हम चेक करते हैं सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। तो यहाँ से हम कॉन्जुगेटेड बेस बनाते हैं। हमारे पास में सबसे पहला कंपाउंड है, कॉन्जुगेटेड बेस बनाएंगे, यहाँ से हम हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह से मैंने सेकंड कंपाउंड में बना दिया। थर्ड कंपाउंड में निकलेगा बीच वाले कार्बन से हाइड्रोजन, और यहाँ पे निकलेगा इस कार्बन से। अब हम इनमें स्टेबिलिटी चेक करते हैं। स्टेबिलिटी कैसे होगी? यहाँ से देखिए, सबसे पहले तो मैं कंपाउंड सी पे ही जा रही हूँ। कंपाउंड सी में हमें क्या दिया हुआ है? दो फिनाइल रिंग, और उसके साथ में क्या दिया हुआ है? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दो है हमारे पास में। तो यहाँ से क्या होगा? दोनों ही ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, दोनों तरफ से रेजोनेंस होगा, तो ये तो हमारे पास में सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन किस में प्रेजेंट होगी? सी में। तो अब एक हमारा क्लियर हो गया। अब हम आते हैं टुवर्ड्स ए। टुवर्ड्स ए में देखिए आप, यहाँ पर क्या हो रहा है? रेजोनेंस पॉसिबल होगा, तो रेजोनेंस पॉसिबल है तो इसका अंदर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे तो हाइड्रोजन का निकलना ईजी होगा। तो सेकेंड हमारे पास में आ जाएगा कंपाउंड ए। अब हमारे पास में दो जो बचे हुए कंपाउंड है, इन दोनों कंपाउंड्स को देखिए। इन दोनों कंपाउंड्स में यहाँ से तो पॉसिबल हो रहा है कॉन्जुगेशन की वजह से कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट हो जाने चाहिए, बट यहाँ पर एक और फैक्टर है जो काम कर रहा है। दूसरी तरफ जो ग्रुप प्रेजेंट है उसके पास भी लॉन पेयर है, और लॉन पेयर प्रेजेंट है तो ये भी रेजोनेंस में आने की कोशिश करेंगे, तो इधर वाले रेजोनेंस को वीक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों में ही ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन दोनों में से ज्यादा वीक कौन रेजोनेंस को कर सकता है? तो वो है हमारे पास में डी। तो इसका मतलब सबसे लीस्ट एसिडिक हाइड्रोजन किस में प्रेजेंट होगी? सबसे लीस्ट हो जाएगी डी में। तो डी में सबसे कम, उससे ज्यादा हो जाएगी बी में, उसके बाद में है ए एंड सी। तो अब हम चेक करते हैं, ये ऑप्शन हमारे पास में प्रेजेंट है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये होगा करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। क्वेश्चन, ये भी ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, चेक करते हैं। ये है हमारे पास में बेंजीन रिंग के ऊपर दो CH3। दो CH3 का मतलब दिस इज ऑर्थोजाइलिन। ऑर्थोजाइलिन किसके साथ में रिएक्शन कर रहा है?
दिस इज 1 2 3 4, दिस इज सक्सिनिक एनहाइड्राइड। सक्सिनिक एसिड से हमने उसका एनहाइड्राइड बना दिया, बीच में वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करवाने के बाद में इट इज डाई कार्बोक्साइलिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। तो ये बन गया सक्सिनिक एनहाइड्राइड। इसकी रिएक्शन पहले करवाई है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में और बन गया A। और उसके बाद में हमने लिया है फर्स्ट स्टेप में क्लीमेंसन रिडक्शन एंड सेकंड H3PO4 के साथ में रिएक्शन करा के प्रोडक्ट बनाया है। तो हमें ये बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए हम लेते हैं रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड करेगी। तो पहले हमने ले लिया ऑर्थोजाइलिन। ऑर्थोजाइलिन के ऊपर सक्सिनिक एनहाइड्राइड का अटैक करवाना है। तो अटैक में किस तरह से बॉन्डिंग होगी, यहाँ से ये देखिए, ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो, यहाँ से क्या बनेगा आपके पास में, दिस बॉन्ड इज शिफ्टेड टू ऑक्सीजन, और यहाँ से क्या बन जाएगा, इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये इस बेंजीन रिंग मतलब ऑर्थोजाइलिन के ऊपर अटैक करेगा। अब ऑर्थोजाइलिन के लिए कौन सी पोजीशन है जिसके ऊपर इसके अटैक करने चाहिए, और इसी कार्बन से क्या होगी, अटैचमेंट होगी। तो यहाँ से ये हमारे पास में CH3 ग्रुप है, और CH3 ग्रुप के लिए क्या होता है, ऑर्थो एंड पैरा इफेक्ट। तो ऑर्थो एंड पैरा इफेक्ट होने की वजह से ये दो पोजीशन है जिनके ऊपर अटैक हो सकता है, ताकि वो इसमें से किसी एक के लिए क्या रहेगा, पैरा पोजीशन बन जाएगी। बाकी की दोनों पोजीशन पे अटैक नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पर लगेगी स्टीरिक हिंड्रेंस। तो अब हम इस तरह से अटैचमेंट करा के देखते हैं कि हमें कंपाउंड क्या मिलेगा। तो अगर हम इस तरह से अटैचमेंट कराते हैं तो ये बना हमारे पास में बेंजीन रिंग, इसके ऊपर 2 मिथाइल लगे हुए हैं और यहाँ पे मैं अटैच करवाती हूँ तो ये मुझे मिल जाएगा कंपाउंड। यहाँ से जो हाइड्रोजन निकल रही है इस पोजीशन से वो जाकर किसके साथ में अटैच हो जाएगी, इस ऑक्सीजन के साथ में। तो हमें एक तो C डबल बॉन्ड O और दूसरा C डबल बॉन्ड O के साथ में OH मिल जाएगा, मीन्स कार्बोक्साइलिक एसिड। ये बना हमारा कंपाउंड A। किसकी प्रेजेंस में हो रही है ये रिएक्शन, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। हमने क्या करवाया है, क्लीमेंसन रिडक्शन, ZnHgHCl। इसकी प्रेजेंस में होता क्या है, ZnHCl C डबल बॉन्ड O कन्वर्ट हो जाता है एल्केन में। तो C डबल बॉन्ड O है, इसको हम CH2 में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारे पास में आ गया नेक्स्ट। इस तरह का हमें कंपाउंड मिल जाएगा। अब हमारे पास में सिर्फ इस ग्रुप में क्या रह गया, COOH। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, रिएक्शन होगी H3PO4 के लिए। H3PO4 में से हमें क्या मिलेगा, दिस इज एसिड, तो यहाँ से हमें मिल गया H आयन, और ये क्या करेंगे, इन OH नेगेटिव आयन को निकाल लेंगे। यहाँ से H और OH नेगेटिव आयन मिलकर क्या बना देंगे, वाटर। और अब बचा हमारे पास में ये है पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, यहाँ से जाएगा, किसके ऊपर अटैक करेगा, नेक्स्ट कार्बन पे। अब यहाँ पे भी हमारे पास में दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। ये दोनों पोजीशन क्या है, ऑर्थो टू CH3, तो यहाँ पर अटैक हो नहीं सकता बिकॉज ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस। तो हमारे पास में रिमेनिंग सिर्फ एक यही पोजीशन बची है जिसके ऊपर नेक्स्ट कार्बन जाकर अटैच हो सकता है और नई रिंग की फॉर्मेशन हो सकती है। तो यहाँ से नेक्स्ट कार्बन जाकर अटैच होगा। देखिए ये वाली रिंग हमारे पास में प्रेजेंट है, और इस पे जो 2 CH3 ग्रुप प्रेजेंट है उसके जस्ट ओपोजिट हमें एक रिंग मिलेगी, और इस रिंग के ऊपर क्या प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड O। देखो यही कार्बन है जो इधर अटैच कर रहा है, तो यहाँ पर ये अटैच हो रहा है। तो हमारे पास में क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट, ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें ऑप्शन कौन सा करेक्ट बनता है। इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ PCl5 इन सॉलिड स्टेट। अगर हमारे पास में गैस और लिक्विड स्टेट होगा तो PCl5 एग्जिस्ट करता है इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। ये हमारे पास में सिंपल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर आ जाएगी। ये है लिक्विड और गैस स्टेट के लिए, लिक्विड एंड गैस। लेकिन अगर हमारे पास में है इन सॉलिड स्टेट तो ये एग्जिस्ट करता है आयनिक फॉर्म में, और आयनिक फॉर्म में हमें क्या मिलता है, PCl4 प्लस PCl6 माइनस। तो PCl4 का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, और PCl6 का स्ट्रक्चर बन जाता है हमारे पास ऑक्टाहेड्रल। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, ये ऑक्टाहेड्रल PCl6 -1। तो यहां से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इलिंगम डायग्राम। तो देखते हैं करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी है। सबसे पहले, स्लोप ऑफ डेल्टा G0 एंड T प्लॉट फॉर C प्लस O2 गिविंग CO इज नेगेटिव। यस, इलिंगम डायग्राम में ये स्लोप नेगेटिव होता है।
टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जाने का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव। डेल्टा जी की नेगेटिव वैल्यू बढ़ रही है, मींस स्पॉन्टेनिटी बढ़ रही है रिएक्शन के लिए। इट इज ग्राफ बिटवीन डेल्टा HF नॉट एंड T फॉर एनी मेटल ऑक्साइड, नो। Any metal will reduce the oxide of other which lie above it in the Elingham diagram. Yes, नीचे वाले जो मेटल होते हैं वो ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकते हैं। Any metal will reduce the oxide of other metal which lie below it in the diagram. ये बस रिवर्स अपोजिट है, तो हमारे पास में दो स्टेटमेंट करेक्ट आ जाएंगी, A एंड C। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमिनो एसिड इज नॉट असेंशियल। नॉट असेंशियल, हमें ये बताना है कौन असेंशियल नहीं है। तो ये देखिए, मैंने असेंशियल के लिए आपको एक निमोनिक दिया है, इस निमोनिक के अकॉर्डिंग आप याद रखिए क्या है, ट्राई दिस VIP मॉल। ट्राई दिस VIP मॉल क्या क्या होता है, ट्राई फॉर ट्रिप्टोफान, T फॉर, ये जो अकेला T है, T फॉर थ्रियोनिन एंड हिस फॉर हिस्टिडीन, V for valine, I for isoleucine, P for phenylalanine, M for methionine, A for arginine, L for leucine and L for lysine। ये हमने सभी एसेंशियल अमीनो एसिड लिखे हैं। अब इस सीरीज में कौन सा प्रेजेंट नहीं है, तो वो है हमारे पास में टायरोसिन। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ये आया है आपके पास में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से। व्हेन एटमॉस्फेयर बिकम पॉल्यूटेड, एटमॉस्फेयर पोल्यूटेड कब होता है, व्हेन CO2 कंसंट्रेशन इज 0.03%। तो करेक्ट है, ये तो हमारे पास में पोल्यूशन का रीजन नहीं है अगर इतनी कंसंट्रेशन रहती है तो। व्हेन BOD वैल्यू इज ppm, अगर हमारे पास में BOD का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड 5 ppm है तो हम ये बोलते हैं कि यहाँ पर वाटर क्लीन है, ये क्लीन वाटर को रिप्रेजेंट कराता है। अगर यही वैल्यू 17 ppm से ज्यादा हो जाती है तो हम बोलते हैं इट इज हाईली पॉल्यूटेड वाटर, हाईली पॉल्यूटेड। अब हमारे पास में तीसरा ऑप्शन है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूट्रॉफिकेशन। यूट्रॉफिकेशन होता क्या है, यूट्रॉफिकेशन का मतलब है हमारे पास में प्लांट्स की ग्रोथ के लिए फेवरेबल कंडीशन मिलना। अगर प्लांट्स की ग्रोथ के लिए फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो क्या होगा, पानी में प्लांट्स ही प्लांट्स ज़्यादा ग्रोथ करेंगे। अगर प्लांट ज़्यादा ग्रोथ करेंगे तो उसके लिए उसे ऑक्सीजन की डिमांड रहेगी, ऑक्सीजन लेंगे, वो ऑक्सीजन लेंगे तो बाकी की जो इक्वेटिक लाइफ है उसके लिए ऑक्सीजन नहीं बचेगी। तो अगर उस एरिया में यूट्रॉफिकेशन हुआ है तो वहाँ पर जो एनिमल्स, मछलियाँ वगैरह होंगी वो सारी डेड हो जाएंगी। तो इस तरह से ये क्या करेगा, हमारे इकोलॉजी को डिस्टर्ब करेगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास में ऑप्शन हो सकता है, अगर एटमॉस्फेयर पोल्यूटेड है तो यूट्रॉफिकेशन होता है। इफ कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज ग्रेटर देन 6 ppm, ये तो बहुत अच्छा है, अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन बढ़ जाती है तो इससे क्या होगा, जितनी भी इक्वेटिक लाइफ है ये फेवरेबल कंडीशन हो जाएगी उसके लिए। तो यहाँ पर हमारे पास में पोल्यूशन के लिए सिर्फ एक ही रीजन आ सकता है, प्रेजेंस ऑफ यूट्रॉफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सप्रेसेस द इफेक्ट ऑफ नॉरएड्रेनालिन। नॉरएड्रेनालिन एक हार्मोन होता है जो न्यूरो ट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर। अगर इसके सिक्रेशन ज्यादा हो जाती है तो इससे क्या होंगे, जल्दी जल्दी चेंजेस आते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, ये डिप्रेशन की स्टेट आ जाती है। तो डिप्रेशन को खत्म करने के लिए हमारे पास में क्या है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, ट्रांक्विलाइजर्स। तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेंसिटी ऑफ EDTA4- इज। EDTA4- का स्ट्रक्चर बनाते हैं। EDTA में क्या होता है, CH2 CH2 N और यहाँ पर हर एक N के ऊपर प्रेजेंट होता है एसीटेटो, CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव। ये बन गया आपके पास में EDTA के लिए स्ट्रक्चर। -4 का मतलब है 4 ऐसे एटम्स प्रेजेंट है जिनके ऊपर -4 चार्ज है, 2 नाइट्रोजन है हमारे पास में, जो इसके पास में लॉन पेयर है डोनेशन के लिए। तो यहाँ पे ये एरो से शो कर रहे हैं, ये हमारे पास में है टोटल डोनर साइड। सो डेंसिटी ऑफ EDTA इज 6। दिस इज योर आंसर विद इट्स स्ट्रक्चर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 एलिमेंट A and B अंडरगो डीकम्पोजिशन विद कांस्टेंट हाफ लाइफ 180 मिनट एंड 90 मिनट। ये केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन आ गया। इफ इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ इज टेकन इनिशियली देन द टाइम इन मिनट आफ्टर विच द कंसंट्रेशन ऑफ A बिकम 4 टाइम्स देन द कंसंट्रेशन ऑफ B। अब हम इक्वल टाइम पीरियड के साथ में करके देखते हैं इसे। हाफ लाइफ पीरियड गिवन है तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, A की इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने ले ली है R0, तो R0 से R0 डिवाइडेड बाय 2 होने में कितना टाइम लगेगा, 180 मिनट्स। तो अभी हम B के लिए भी चेक करते हैं। अगर B में हमारे पास में 180 मिनट है तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी रह जाएगी, R0 डिवाइडेड बाय 2, ये पहले 90 मिनट हो गए, और उसके बाद में कितनी हो जाएगी दूसरे 90 मिनट्स में, R0 डिवाइडेड बाय 4। तो ये तो कितना टाइम्स हुआ, 2 टाइम्स हुआ अभी। चलो नेक्स्ट आगे शुरू करते हैं। नेक्स्ट 180 मिनट्स के लिए ले लेते हैं। नेक्स्ट 180 मिनट में इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, R0 डिवाइडेड बाय 4, और इसके लिए भी नेक्स्ट 180 मिनट्स लेते हैं, मतलब 2 हाफ लाइफ्स के बाद में देखते हैं कितनी हो जाएगी, R0 डिवाइडेड बाय 8, और एक और हाफ लाइफ ले लो आप 90 मिनट का, तो उसमें कितनी रह जाएगी, R0 डिवाइडेड बाय 16। तो ये बन गया हमारा रिलेशन, हो गई 4 टाइम्स। तो इसका मतलब हमारे पास में टाइम जिसके बाद A की कंसंट्रेशन 4 टाइम्स है एज कंपेयर टू B, वो क्या हो गया, 360 मिनट्स। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ वाटर गैस ऑन कमर्शियल स्केल। कमर्शियल स्केल पे अगर हमने वाटर गैस बनाना है तो ये एनसीईआरटी हाइड्रोजन चैप्टर में हमें डायरेक्ट दिया हुआ। वाटर गैस बनाने के लिए हमने यूज करना है कोक के ऊपर स्टीम एट 1273 केल्विन टेम्परेचर, और हमें मिल जाता है इक्विवेलेंट मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, एंड दिस मिक्सचर इज कॉल्ड वाटर गैस। तो ये हमारे पास में डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। Next question is identify the correct potential energy curve for formation of hydrogen molecule as a function of internuclear distance of hydrogen atom। वेरी सिंपल ग्राफ, और ये हमें केमिकल बॉन्डिंग में मेंशन किया गया है। जब हम दो हाइड्रोजन एटम के बीच में बॉन्ड बनाते हैं तो दोनों हाइड्रोजन एटम अगर एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, देयर इज नो अट्रैक्शन नो रिपल्शन, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, 0। जैसे जैसे एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाते हैं, अट्रैक्शन बिकम डोमिनेटिंग, तो उसकी वजह से एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज। तो यहाँ पर ये जो हमें लेवल दिया गया है ना, दिस इज एनर्जी 0, एनर्जी 0। तो स्टार्टिंग में एनर्जी 0 होती है और उसके बाद में धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी टुवर्ड्स नेगेटिव, तो ये जा रही है नेगेटिव एनर्जी, और उसके बाद में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर आकर एनर्जी की वैल्यू मिनिमम हो जाती है, और यही हमारे पास में होती है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। उसके बाद में अगर हम एटम को और ज्यादा एक दूसरे के पास में लेके आने की कोशिश करते हैं तो रिपल्शन बिकम डोमिनेटिंग, तो ग्राफ टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो इससे हमारे पास में देखिए ऑप्शन कौन सा रहेगा, यहाँ से ये जो फर्स्ट ग्राफ बना के दिया गया है, इट इज करेक्ट पोटेंशियल एनर्जी कर्व। डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डायटोमिक मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइजेस इनटू बीसीसी, H length of unit cell is 300 picometer and density is 6.17 gram per centimeter cube. Then total number of molecule in 200 grams crystal of that molecule is। अब हमें यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं, डेंसिटी गिवन है, बीसीसी स्ट्रक्चर गिवन है, तो हमारे पास में Z की वैल्यू कितनी हो गई है, 2। डेंसिटी हमें गिवन है 6.17 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एच लेंथ A गिवन है हमें 300 पिकोमीटर। तो हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलर मास। हम यहाँ से निकालते हैं मोलर मास यूजिंग दिस फॉर्मूला Z मल्टीप्लाइड बाई M डिवाइडेड बाई A क्यूब इंटू Na। सारी वैल्यूज गिवन है तो सब रख देते हैं इसमें। 6.17 इज इक्वल टू 2 इंटू एम डिवाइडेड बाई ए क्यूब, तो 300 इंटू 10⁻⁻10, बिकॉज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है तो हमने ये यूज कर लिया, मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ से हमें मोलर मास लेना है, तो मोलर मास की वैल्यू अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाती है यहाँ से 50। अब इतने मोलर मास में कितने एटम्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। अब इतने मास में हमारे पास में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, Na, दिस इज मास ऑफ 1 मोल, और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, Na मॉलिक्यूल्स। तो अभी हमें निकालना कितने के लिए है, 200 ग्राम के लिए, तो 200 ग्राम में कितने हो जाएंगे, 4 टाइम्स, तो 4 इंटू Na। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, 4 इंटू Na। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स। हमारे पास में ग्राफ है नेचुरल लॉग R वर्सेस टाइम, और हमें बताना है टी हाफ का रेशो
यूजिंग दिस ग्राफ। 3 लाइंस है ए बी सी, इन तीनों लाइंस के लिए हमें टी हाफ का रेशो बताना है। तो सबसे पहले ये देखिए हमारे पास में अगर फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखे तो क्या बनता है, नेचुरल लॉग आर इज इक्वल टू नेचुरल लॉग आर नॉट माइनस के टी। तो हमारा स्लोप किसके इक्वल होता है, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज इक्वल टू माइनस के, एंड टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के। तो बस आप के का निकाल लीजिए आंसर, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, टी हाफ का रेशो भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं स्लोप फॉर ए के लिए स्लोप कितना बनेगा 10/8, के बी के लिए स्लोप कितना बन रहा है 5/8, और के सी के लिए स्लोप कितना बन रहा है हमारा 5/2। तो इसमें भी हम डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा देते हैं। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 20/8। अब हमें पता है टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, तो अगर हमें वैल्यू निकालनी है टी ए वर्सेस टी बी वर्सेस टी सी, तीनों का रेशो लेना है, तो हम क्या ले लेंगे, रिवर्स करके 8/10 इज टू 8/5 इज टू 8/20, और इसको हम अगर सॉल्व करते हैं देन वी गेट 2:4:1। सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 2:4:1. Next question is find the ratio of moles of O2 required for complete combustion of 2 moles of butane and 1 mole of propane. प्रोपेन और ब्यूटेन मीन सिंपल एल्केन। एल्केन के लिए कंबशन रिएक्शन जनरल क्या होती है, CXHY प्लस X प्लस Y/4O2 gives XCO2 and Y/2 H2O। सिंपल रिएक्शन। अब इसके अंदर हमें एल्केन और ऑक्सीजन के मोलर रेशियो को डिस्कस करना है, तो हम सिर्फ इन दोनों के लिए लेते हैं। पहला हम ले लेते हैं यहाँ पर ब्यूटेन के लिए। ब्यूटेन के लिए अगर हमारे पास में वैल्यू आती है तो ये आएगा C4H10। तो इसके विद रिस्पेक्ट ऑक्सीजन कितना चाहिए हमें 1 मोल। अगर ब्यूटेन प्रेजेंट है तो यहाँ से हम फॉर्मूला में वैल्यूज रखते हैं, तो 4 + 10/4, तो यहाँ से हमें O2 कितना मिल जाएगा 6.5 मोल्स ऑफ O2 इज रिक्वायर्ड। तो अगर 2 मोल्स है जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, तो 2 मोल्स के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा 13 मोल्स। ये तो हो गया फॉर ब्यूटेन। इसी तरह से हम प्रोपेन के लिए सॉल्यूशन कर लेते हैं। प्रोपेन में क्या है C3H8, और यहाँ से हमें ऑक्सीजन के कितने मोल मिलेंगे, अगर हमने इसका 1 मोल लिया है तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स यूज होने हैं 3 + 8/4 इट इज इक्वल टू 5 मोल्स। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ से बस अब इन दोनों का रेशो लेना है आपको, तो हम क्या लेंगे ब्यूटेन इज टू प्रोपेन रेशो, ऑक्सीजन यूज्ड बाय ब्यूटेन इज टू ऑक्सीजन यूज्ड बाय प्रोपेन वुड बी 13/5। दिस इज योर आंसर। This is our last question from this paper. The difference between third and fourth orbit of lithium +2 and helium +1 are delta R1 and delta R2 respectively. Then the value of delta R1 over delta R2 is. ये रेडियस से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो हमारे पास रेडियस निकालने का जनरल फॉर्मूला क्या होता है 0.529 मल्टीप्लाइड बाय n² डिवाइडेड बाय z एंगस्ट्रॉम। ये है जनरल फॉर्मूला। तो अगर मैं अब डेल्टा R1 लिख रही हूँ, डेल्टा R1 किसके लिए यूज हो रहा है फॉर लिथियम +2, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा 0.529। हम दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा n² की वैल्यूज माइनस हो जाएंगी डिवाइडेड बाय z फॉर लिथियम इज 3। इसी तरह से हम हीलियम के लिए लिखते हैं, ये आ गया डेल्टा R2 इज इक्वल टू 0.529। यहाँ पर भी डिफरेंस है फोर्थ और थर्ड ऑर्बिट के लिए, तो यहाँ पर भी आ जाएगा। और इसके हीलियम के लिए हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना है 2। तो बस अब यहाँ से हम रेशो ले लेते हैं दोनों का। अगर हम दोनों को डिवाइड करवाते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी R1 over R2 इज 0.529 कैंसिल हो जाएगा, 4² - 3² कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रिमेनिंग आंसर क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा 2/3। तो दिस इज योर आंसर। सिंपल क्वेश्चन था फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो ये है आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर 5 सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट पेपर के। अगर आपको इस पेपर में किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 सितंबर इवनिंग शिफ्ट का पेपर। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।